कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, है ना। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में क्या पढ़ा था? सबसे पहले कंपनी का क्या होगा? सबसे पहले कंपनी का क्या होगा? किसके पास? देन कंपनी का एग्जिस्टेंस आ जाएगा, बर्थ हो जाएगा कंपनी का, और उसका प्रूफ मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? सीओआई बोलते हैं। और जिस डेट पर कंपनी को क्या मिला है, उस डेट से कंपनी का एग्जिस्टेंस माना जाता है। और कंपनी मिलती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। क्या मिलती कंपनी को? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब क्या? बोलो। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों क्या होते हैं? वो पर्सन जिन्होंने कंपनी को, आवाज नहीं आ रही पीछे वालों की मुझे, हाँ बोलो क्या बोला है? वो पर्सन, हाँ, और कंपनी दोनों क्या होती है? कितनी अलग। जबकि फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं? क्योंकि फर्म की क्या नहीं होती है? हाँ, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी किसकी? इसलिए फर्म मतलब क्या होता है? पार्टनर। और पार्टनर मतलब क्या होता है? वो फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं? बट कंपनी मतलब, कंपनी मेंबर नहीं, कंपनी मतलब मेंबर, क्योंकि कंपनी और मेंबर दोनों क्या है? तो कंपनी मतलब क्या होता है? मेंबर। और मेंबर मतलब क्या होता है? कंपनी। जबकि फर्म मतलब क्या होता है? और पार्टनर मतलब क्या होता है? अरे फर्म मतलब क्या होता है? और कंपनी मतलब, मेंबर मतलब, कंपनी मतलब, और पार्टनर मतलब, कुछ भी बोलते रहते हो बैठ के मतलब। अरे ये चीज हो गई थी ना कल हमारी। चले आगे पढ़ रहे हैं, है ना। अब बोला है ये जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट आया था, बोलते जाओ बच्चों, क्या बोला हमने? जो ये सबसे पहले आया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में, है ना। ये केस आपको याद रखना है अच्छे से, डिटेल में बता रहा हूं, कहानी की तरह याद रखें, नाम पता अच्छे से याद रखना है। बोलो क्या नाम है बेटा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है केस का? बोल के बताओ। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में सबसे पहले कंपनी का, हाँ, ये केस किससे रिलेटेड है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड। बोलते जाओ, सुस्ती मत फैलाना। क्या बोला मैंने? ये केस किससे रिलेटेड है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी मेंबर्स दोनों क्या होते हैं? हाँ, कंपनी मतलब, और फर्म मतलब, अरे फर्म मतलब, और कंपनी मतलब, और मेंबर मतलब, और कंपनी मतलब। तो हमने बोला था जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट है, हमने डेफिनेशन पढ़ी कंपनी की। नॉर्मली जब भी हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं तो कहीं में से निकालते हैं? डेफिनेशन में से, वही करते ना। बट डेफिनेशन के अंदर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वर्ड दिया था क्या कहीं पर भी? नहीं। डेफिनेशन में एक ही चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि बोले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। डेफिनेशन में केवल एक ही चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी। किसका? बाकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं पर भी डेफिनेशन में नहीं दी थी, वो सब कोर्ट के केसेस से आई है। एंड वही कोर्ट केस हम पढ़ रहे हैं। क्या नाम है हमारे केस का? बोलेंगे बच्चों? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसी केस के अंदर सबसे पहले कोर्ट ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इसी केस में सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आया था। पॉइंट समझ में आया अपने को? ये अब ये कंसेप्ट बोलता क्या है, पहले हम इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। तो ये जो सोलोमन था, बोलो बच्चों क्या था? ये सोल प्रोप्राइटर था। सोल प्रोप्राइटर समझते हो आप? रिस्पॉन्स करते जाना, चुप बैठे हुए मत दिखना, है ना। एंड कहानी की तरह याद रखो, ऐसा मत समझो हम कोई केस पढ़ रहे हैं। कहानी की तरह याद रखो, सब याद रह जाएगी। हम मूवी देखने जाते हैं तो वो कहानी 3 घंटे की याद रह जाती ना हमें। भले हम कोई सा भी शो जाए, 9 वाला जाए, 8 वाला जाए, याद रहता ना। भले हम सोते रहे बैठ के, फिर भी याद रहता नहीं रहता मतलब। हाँ, तो बस इसको कहानी की तरह याद रखो। तो हमने क्या बोला? सोलोमन। सोलोमन क्या है? इसका मेन बिजनेस था लेदर एंड
बूट मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब चमड़े का काम था इसका, जूते खाने का काम करता था ये, बनाने का, है ना। तो सोलोमन क्या था बेटा? सोल प्रोप्राइटर था। सोलोमन क्या था बेटा? इसका मेन बिजनेस काय का था? लेदर मर्चेंट एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग का, है ना। चमड़े का और जूते का इसका कारखाना था, उसी का ये काम किया करता था। ठीक है। देन क्या हुआ? बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर लूं। उसने डिसाइड किया कि जो मेरी, अच्छा सोल प्रोप्राइटरशिप समझते हैं क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन होता है, वही सारा पैसा लगाता है, सारी चीजें उसी की होती है। तो जो सोल प्रोप्राइटर था उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? बोले यार कन्वर्ट कर लेता हूं। क्या डिसाइड किया बेटा? कि सोल प्रोप्राइटर को मैं लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। मतलब अब मैं अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटर के रूप में नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस काय में कन्वर्ट हो जाए? कंपनी के अंदर। काय में कन्वर्ट हो जाए? ये पॉइंट आया समझ में? चले, अब ये लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है। पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? ये बात, कितने मेंबर्स? तो क्या ये अकेला कंपनी बना सकता था? कितने जने और चाहिए थे? 6 जने और, एक तो ही हो गया ना, कितने जने और चाहिए? तो इस तरह से 7 जने मिलकर कंपनी बना लेंगे, बट 6 जने और चाहिए ना अभी, कि नहीं चाहिए? चले, तो कौन हो गया? एक तो ये खुद हो गया हिमसेल्फ, दूसरा इसकी वाइफ हो गई, एंड 4 क्या थे? लड़के थे, और एक क्या थी? डॉटर थी। इस तरह से ये 7 जने हो गए। ठीक है। फैमिली वाले पर्सन्स के साथ मिलकर भी आप कंपनी बना सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो कितने जने रिक्वायर्ड हैं? 7। अब आपको 7 रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें आप हो गए, वाइफ हो गई, लड़के लड़कियां, बच्चे, फैमिली, सब मिलकर कंपनी बना सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ठीक है। यही अगर प्राइवेट कंपनी बना रहा होता, कौन सी कंपनी बना रहा होता, तो कितने जने चाहिए होते? कोई भी 2 हो जाते, वाइफ के साथ बना लेता, लड़के के साथ, लड़की के साथ मिलकर, किसी के भी साथ मिलकर कंपनी बना सकता था। बट इसने कौन सी कंपनी बनाई? पब्लिक। तो 7 जने चाहिए थे, ये 7 जने हो गए। ठीक है। अब ये कंपनी के क्या बनेंगे? शेयर होल्डर। ये कंपनी के क्या बनेंगे? शेयर होल्डर कौन होता है? जिसके पास शेयर्स होते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है? तो ये सब क्या खरीदेंगे? शेयर। सबने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, सबने कंपनी का कितना शेयर, और ये कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर। ठीक है। वापस चले, कौन था बेटा? कौन था? सोल प्रोप्राइटर था। सोल प्रोप्राइटर मतलब फिर क्या? उसका बिजनेस क्या का था? लेदर मर्चेंट एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग का। देन ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट हिज सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू अ लिमिटेड कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स, जिसमें कौन कौन था? खुद था, उसकी और उसके, और ये हमारी मूवी के बाकी कैरेक्टर्स हैं। ये समझ में आया? चले, अब क्या हुआ कि सोल प्रोप्राइटर को काय में कन्वर्ट करना था, तो सोल प्रोप्राइटर की जितनी भी असेट्स है, बोलो बच्चों, काई जितनी भी क्या है, वो कौन परचेज कर लेगी? कंपनी। कौन परचेज कर लेगी? इसने सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई। इसने किस नाम से बेटा? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से क्या बनाई? ये कंपनी। एंड अपनी जितनी भी असेट्स थी वो इस कंपनी को क्या कर दी? सेल कर दी। अच्छा, हम बिजनेस किससे चलाते हैं बेटा? असेट्स की हेल्प से नहीं। बोल के बताओ, क्या बोला मैंने? बिजनेस कैसे चलाते हैं हम? असेट्स की हेल्प से बिजनेस चलाते हैं ना, कि नहीं चलाते हैं? तो सोलोमन जो अपना बिजनेस चला रहा था सोल प्रोप्राइटर के रूप में, अब अगर वो उसे कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो जो बिजनेस कौन चला रही थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब कौन चलाएगी? कंपनी। असेट्स की हेल्प से हम क्या चलाते हैं? बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर की सारी असेट्स कौन ले लेगी? कंपनी। और उसे आगे क्या रखेगी? कंटिन्यू। तो फिर सोलोमन का बिजनेस जो वो पहले खुद चला रहा था, अब वो कौन चलाने लग जाएगी? कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एकेडमी नाटा जी की है, अब इसे कौन चलाते हैं? नाटा जी। अब अगर इसे कोई और चलाना चाहता है तो वो क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा, कि नहीं करेगा?
तो वही तो हम बोल रहे हैं क्या कि भाई सोल प्रोप्राइटर था सोलोमन और उसके बिजनेस को उसे कन्वर्ट करना था काय के अंदर, कंपनी के अंदर। तो उसने अपनी सारी एसेट्स किसको बेच दी, कंपनी को। जो एसेट्स किसकी थी, न्यायबाज, जिनकी हेल्प से वो क्या चला रहा था, बिजनेस चला रहा था ना, जिनकी हेल्प से वो क्या चला रहा था। अब वो सारी एसेट्स किसकी हो गई, अब उन एसेट्स की हेल्प से बिजनेस कौन चलाएगा, कौन चलाएगा। तो जो बिजनेस कौन चला रहा था वो काय में कन्वर्ट हो गया, काय में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आया। सोल प्रोप्राइटर अपनी एसेट सेल कर रहा है, बोलते जाना बच्चों, क्या बोला, किसको, किसको, कंपनी बायर है, कंपनी बायर है। ये क्या है, सेलर को अपनी एसेट्स का कंसीडरेशन मिलेगा। एसेट्स बेची है ना, बेची है तो पैसा मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा। इसने खरीदी है ना, किसने, तो कंपनी क्या देगी कि नहीं देगी, वापस से। सोल प्रोप्राइटर एसेट सेल कर रहा है ना, अपनी सेल कर रहा है तो सेलर को पैसा मिलता है ना, बदले में वो क्या दे देता है, एसेट। एंड कंपनी क्या कर रही है, परचेस कर रही है ना, तो कंपनी क्या देगी, पैसा। बायर को क्या मिलती है, एसेट, और बायर क्या दे देता है, पैसा। सेलर क्या दे देता है, एसेट, और बदले में क्या मिलता है, पैसा। अब क्या है कि कंपनी ने जो पेमेंट किया, बोलो बच्चों, किसने क्या किया, जो किसको, सोलोमन को, किसको, बोलो बच्चों, क्या किया, जो, हाँ, तो बोले पूरी एसेट्स बेची 38782 पाउंड में। जो एसेट्स बेची गई उसकी प्राइस भी होना चाहिए ना कुछ, कि भाई कितने में बेची, तो बोले कितने में बिकी बेटा, बोलो। ये सब एक्चुअल फिगर हैं, है ना, ये एक्चुअल फिगर दिए हुए हैं। पाउंड मतलब कहां की कंपनी हो गई, इंग्लैंड की। पाउंड कहां की करेंसी है, अरे पाउंड कहां की करेंसी है, इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी नहीं है कुछ भी। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपीस। नेपाल की करेंसी क्या है, अब वहां भी रुपए चलते हैं, नालायकों। अच्छा सुनो, तो ये पाउंड ये शो कर रहा है कि केस हमारे यहाँ का नहीं थे, ये पाउंड ये शो कर रहा है ना। अच्छा हमारे यहाँ का केस होता तो रुपए में बेचता ना, ये काय में बेचता। इसका मतलब ये ना ये केस हमारे यहाँ का इंपोर्टेड है, कहाँ का है, इंग्लैंड का। नाम से ही समझ में आना चाहिए ना, ये सोलोमन नाम हमारे यहाँ होता है क्या, हमारे यहाँ होता तो धनलाल शर्मा वर्सेस मुकेश वर्मा, ऐसा ही केस होता ना। ये सोलोमन जैसे नाम हमारे यहाँ होते हैं क्या। तो अगेन ये केस कहाँ का है, मैं इंपोर्टेड चीजें पढ़ा रहा हूं तुमको, है ना। चले अब कितने में एसेट्स बेची बेटा, किसने, किसने, किसको, किसको, कंपनी इसका पेमेंट करेगी, कितने का। चले कंपनी ने जो पेमेंट किया तो बोले 20,000 के तो शेयर्स इश्यू कर दिया। कंपनी ने पेमेंट किया, कैसे किया पेमेंट, बोले 20,000 के तो क्या इश्यू कर दिए, शेयर। वापस से बोलो कितने के बेटा, क्या इश्यू कर दिए, शेयर्स। 10,000 के डिबेंचर्स दे दिए। बोलो बच्चों कितने हजार के, 10,000 के क्या दे दिए, 10,000 के क्या दे दिए हमने, डिबेंचर्स दे दिए, जो कि सिक्योर्ड थे। किस थे, सिक्योर्ड थे। मैं बता रहा हूं सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, मैं बता रहा हूं, है ना। कंपनी को टोटल पेमेंट करना था 38782 पाउंड का। फोन नंबर जैसे याद रख लो इसको, है ना। क्या क्या बोला हमने बेटा, 38782 पाउंड का हमें क्या करना था, पेमेंट। तो हमने 20,000 रुपए के तो क्या दे दिए उसको, शेयर। 10,000 के क्या दे दिए, जो कैसे थे, सिक्योर्ड। कैसे थे, कितना बच गया, वो कैश दे दिया। वो कैसे दे दिया, कैश। ठीक है, तो कंपनी ने जो पेमेंट किया, बोलो बच्चों किसने, कंपनी ने जो पेमेंट किया वो इस तरह से किया कि भाई 10,000 के तो डिबेंचर्स दिए जो सिक्योर्ड थे, 20,000 के क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, और बचा हुआ अमाउंट काय में दे दिया,
कैश में दे दिया। इस तरह से कंपनी ने अपना पूरा ऑब्लिगेशन क्या कर दिया, खत्म। ये समझ में आ गया? डिबेंचर आप समझते हो? अच्छा, शेयर समझते हो? शेयर्स क्या, जिस पर्सन के पास शेयर्स होते हैं वो क्या होता है, हमारा ऑनर, शेयर होल्डर होता है ना। एंड शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है। तो इस भाई को हमने क्या दिए हैं, क्या दिए हैं, मतलब ये कंपनी का क्या है, नहीं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर क्या होता है, जब हम किसी से लोन लेते हैं, जब हम किसी से, तो लोन लेने का हम उसे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं, लोन लेने का हम उसे सबूत देते हैं, प्रूफ देते हैं। प्रूफ देने में जब हम कुछ डॉक्यूमेंट लिखकर दे देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है बेटा, डिबेंचर्स। जैसे कंपनी ने मान लो लोन लिया है 10,000 का, किससे, सोलोमन से। बोलो बच्चों, कंपनी ने किससे, कितने का लोन लिया, तो सोलोमन के पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई मैंने कंपनी को क्या दिया है, लोन। तो वो प्रूफ देने के लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे बोला जाता है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेब्ट, है ना। डिबेंचर क्या होता है, लिख लो फटाफट से, क्या होता है डिबेंचर, एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग डेब्ट। इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट। एक्नॉलेजिंग मतलब क्या, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजिंग मतलब क्या, एक्सेप्टेंस। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो एक्सेप्टेंस दे रहा हो, किसका, लोन का, ठीक है। तो कंपनी को जो पैसा देना था, तो कंपनी ने 10,000 तो क्या मान लिया, लोन मान लिया। कंपनी ने 10,000 तो क्या मान लिया, लोन मान लिया। मतलब आज 10,000 रुपए दिए क्या, नहीं। कब देंगे, फ्यूचर में। अच्छा, लोन क्या होता है, जो आज हमें पे नहीं करना है, कब पे करना है, फ्यूचर में। तो 10,000 का हमने क्या मान लिया बेटा, लोन। फटाफट से बोलो, कितने का, क्या मान लिया हमने, लोन मान लिया 10,000 का हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलें वापस चलें, है ना। कंपनी ने कितने में एसेट्स खरीदी, आवाज नहीं आ रही सबकी, हाँ। और कंपनी ने उसका पेमेंट किस तरह से किया, पहला 20,000 के तो शेयर्स दे दिए। दूसरा, डिबेंचर कैसे थे, डिबेंचर कैसे थे, डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर होता है, चुप, हाँ, क्या होता है डिबेंचर, बोलो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, है ना। क्या होता है बेटा, हाँ, मतलब हमने ये मान लिया कि हमने आपसे 10,000 का क्या लिया है, लोन। और आपको प्रूफ देने के लिए कि हाँ भाई हमारा एक्चुअली लोन है, हमने क्या दे दिया, इंस्ट्रूमेंट दे दिया। उस डॉक्यूमेंट को डिबेंचर, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिबेंचर। कोई डाउट इसके अंदर, चले। अब लोन जो है वो दो तरह का होता है। लोन जो है वो कितने तरह का होता है बेटा, सिक्योर्ड लोन और, वापस से बोलो, क्या बोले, लोन जो है ना वो कितने तरह का होता है, कौन कौन सा, सिक्योर्ड लोन, और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब जिससे हमने लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन मतलब जिससे हमने क्या लिया है, हम उससे अपनी असेट्स के ऊपर राइट दे देते हैं। क्या राइट दे देते हैं कि भाई अगर हमने पैसा नहीं दिया, अगर हमने क्या नहीं दिया, तो एक काम करना, ये असेट्स बेचना और पैसा ले लेना। जैसे हमने प्लेज किया था, हमने क्या किया था, प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्लेज पढ़ा था ना हमने। प्लेज में हम क्या कर रहे थे, हमने लोन लिया था। लोन के पेमेंट को सिक्योर करने के लिए हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, किसको दे देती थी, जिससे हमने पैसा लिया था। और हमने क्या बोला था, हम पैसा दे दें तो हमारी प्रॉपर्टी वापस कर देना, और अगर हमने पैसा तो प्रॉपर्टी बेच के ले लेना, यार क्या टेंशन। तो अगला क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। किस पर्पज से, कि यार अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये अगर भाग भी गया तो प्रॉपर्टी तो मेरे पास है ना, मैं प्रॉपर्टी बेचकर क्या ले लूंगा, पैसा वापस से। लोन कितने तरह का होता है बेटा, कौन कौन सा,
सिक्योर्ड लोन मतलब क्या? कि जिससे हम क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं। बोलो बच्चों, जिससे हम उसको अपनी क्या दे देते हैं? क्या राइट दे देते हैं? कि अगर हमने पैसा तो इस असेट्स को बेचकर क्या ले लेना? पैसा। दूसरा, अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या? कि जिससे हमने पैसा लिया हम उसे अपनी असेट्स पर राइट नहीं दे रहे हैं। जिससे हमने बोरोइंग की ना, जिससे हमने लोन लिया ना, हम उसे अपनी असेट्स के ऊपर राइट नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर हमने उसका पैसा नहीं दिया तो केवल वो एक ही राइट रखता है, कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाकर क्या फाइल करेगा? केस। वो हमारी किसी भी असेट्स को फॉरफिट, जब्त नहीं कर सकता है अपने लोन के पैसे का रिकवरी करने के लिए। ये समझ में आया? चलो वापस चलो। लोन कितने तरह का हो गया बेटा? कौन कौन सा? ये है ना टर्म, आपको जिंदगी भर काम आएगी, हमेशा काम आएगी, है ना? वापस से बोलो, लोन कितने तरह का हो गया? कौन कौन सा? सिक्योर्ड लोन मतलब क्या? कि जिससे हम क्या ले रहे हैं? उसको हम अपनी क्या दे रहे हैं? क्या राइट दे रहे हैं? कि अगर हमने पैसा तो वो सिक्योर्ड हो जाएगा यार। हम भाग भी गए, हमने पैसा नहीं भी दिया तो असेट्स तो है ना, असेट्स बिककर पैसा मिल जाएगा। दूसरा कौन सा लोन होता है बेटा? उसमें हम उसको लेंडर को राइट, लेंडर समझ में आया? जो पैसा उधार लेता वो बोरोवर कहलाता है, और जो पैसा उधार वो क्या कहलाता है? लेंडर। तो लेंडर को हम हमारी असेट्स पर, अब अगर हम उसका पैसा, तो उसके पास एक ही राइट है, कोर्ट के चक्कर लगाता रहे कि नहीं लगाता रहे? वो हमारी असेट्स रख सकता है क्या? नहीं। डिबेंचर भी लोन है। बोलो, यहां डिबेंचर क्या है? कैसा लोन? कैसा लोन? लोन किसने लिया? कंपनी ने। लोन किसने लिया है? किससे? और उसे सिक्योर्ड कर दिया है। मतलब सोलोमन को राइट दे दिया है कि भाई अगर हम पैसा नहीं दें, हमारी असेट्स बेच कर ले लेना। वापस से, कंपनी ने डिबेंचर दिए ना, किसको? मतलब कंपनी ने क्या लिया है? लोन। किससे? तो सोलोमन को क्या दे दिया है? राइट। किसके ऊपर? अपनी। आवाज नहीं आ रही यार। क्या राइट दे दिया? कि अगर हम पैसा, तो एक काम करना, असेट्स को क्या कर देना और बेचकर क्या ले लेना? पैसा। तो अब कंपनी की असेट्स पर पहला राइट किसका है? वेरी गुड, किसका है? अगर कंपनी वो 10,000 रुपए वापस, तो सोलोमन क्या बेचेगा और क्या ले लेगा? कहानी समझ में ही आता है? चले, अब हमने क्या बना ली बेटा? कंपनी। बोलो बच्चों, क्या बना ली? अब हमने कंपनी बना ली, बट हम कंपनी चला नहीं पाए। कंपनी बना ली हमने, बट हम कंपनी चला नहीं पाए। एंड थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम आने लगी, तो डिसीजन लिया कि भाई कंपनी को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। मतलब कंपनी का क्या कर दिया जाए? वाइंडिंग। डिसोल्यूशन पढ़ा है आपने? किसका? पार्टनरशिप फर्म का। 11th-12th में डिसोल्यूशन पढ़ा ना? किसका? कंपनी की केस में उसे क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन मतलब फर्म को क्या कर देना? वेरी गुड। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को क्या कर देना? जब हम किसी भी बिजनेस को क्या करते हैं? उसकी सारी एसेट्स को, वेरी गुड। और फर्म के डिसोल्यूशन में ये पढ़ा ना, सारी एसेट्स को हम लाइबिलिटीज का कम पड़ता है तो पार्टनर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बच जाता है तो उनको दे देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के क्या है? ऑनर। नहीं, वापस से, जब हम पार्टनरशिप फर्म का क्या करते हैं? तो सारी एसेट्स को क्या करते हैं? लाइबिलिटीज का क्या करा देते हैं? बच जाता है तो किसको दे देते हैं? कम पड़ता है तो उनसे, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी। कंपनी के केस में भी ऐसा ही होगा। सारी एसेट्स को बेचा जाएगा। बोलो बच्चों, सारी एसेट्स को, लाइबिलिटीज का क्या करेंगे? लाइबिलिटीज का क्या करेंगे? कम पड़ता है तो मेंबर से हम मंगवा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कम पड़ता है
फर्म के केस में तो हम पार्टनर से मंगवा सकते हैं क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के केस में अगर कम पड़ता है हम नहीं मंगा सकते हैं क्योंकि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आगे आएगा और समझाता हूं मैं इसको। तो हमने सारी असेट्स बेची, हमें असेट्स बेचकर 605080 सारी असेट्स बेचकर कितने पॉइंट मिले केवल, जबकि जो लाइबिलिटीज थी वो 18,000 की थी। हमने सारी असेट्स बेच दी। हमने क्या करा बेटा, असेट्स बेचकर केवल कितना मिला 6050, जबकि लाइबिलिटी कितनी की थी, जो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। 10,000 के तो वो डिबेंचर्स थे जो हमने सोलोमन को दिए थे जो सिक्योर्ड थे। 8,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। वापस से डिसाइड किया कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद। जब हम कंपनी को क्या कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सारी एसेट्स हम, आवाज नहीं आई यार, लाइबिलिटीज का क्या कराएंगे, असेट्स बेची, कितना मिला, लाइबिलिटी कितनी थी, जो दो तरह की थी, 10,000 के तो ये डिबेंचर जो किसको दिए थे, ये भी लोन था ना, कंपनी की लाइबिलिटी थी ना, और बाकी 8,000 के, बोलो कितने के, क्या थे, क्या थे, पैसा है कितना, देना कितना है, पैसा है कितना, असेट्स बेच के कितना मिला, जबकि देना कितना है, क्या सबको पैसा दे दिया जाएगा, हाँ। यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती, एक राउंड ले लें कि ये 6,000 देना और ये 18,000 है, कितना कम पड़ रहा है, 12,000, कितना कम पड़ रहा है। यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो हम पार्टनर से 12,000 मंगवाते, बोले लेकर आ, क्योंकि तेरी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल लाइबिलिटी मतलब अगर आपके बिजनेस का पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपकी घर की असेट्स भी बिकवा दी जाएगी। आपकी दुकान तो बिकेगी ही, घर भी बिक जाएगा अगर आपकी लाइबिलिटी कैसी है, पर्सनल लाइबिलिटी है। तो जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, तो अगर आपकी बिजनेस असेट्स बेचकर लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हुआ, जैसा कि इस केस में असेट्स बेचकर लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, क्या, जितना कम पड़ेगा पार्टनर से मंगवाते हैं, तो उनके घर की असेट्स, घरेलू असेट्स, पर्सनल असेट जो बिजनेस की नहीं थी वो भी बिकवा दी जाती है। लेकिन कंपनी के केस में लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। कैसी होती है, इसका मतलब अगर असेट्स बेचकर किसका पेमेंट नहीं हो रहा है, हमारी घर की असेट्स नहीं बिकवाई जा सकती है, हमारी पर्सनल असेट्स नहीं बिकवाई जाएगी क्योंकि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कैसी नहीं है, कैसी नहीं है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, और बताऊंगा अभी मैं। तो क्या ये 12,000 जो कम पड़ रहा है हम सोलोमन से मंगा सकते हैं क्या, क्यों नहीं मंगा सकते, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कैसी है। चलिए अब 6,050 है और देना दो जनों को है, कौन कौन, सोलोमन जो सिक्योर्ड है और बाकी क्रेडिटर्स जो कैसे हैं। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पहला पेमेंट किसको करते हैं, वेरी गुड, किसको करते हैं, आउटसाइडर मतलब कौन, अदर देन पार्टनर्स, आउटसाइडर मतलब कौन, फर्म में जो पार्टनर की पोजीशन होती है कंपनी के अंदर मेंबर्स की होती है, मेंबर इनसाइडर होते हैं। देन इनका ये कहना था, अनसिक्योर्ड वालों का यही कहना था, बोले क्या ये पूरा 6,050 हमें मिलना चाहिए, क्यों, हम आउटसाइडर हैं। ये डिबेंचर तो आपने किसको दिए हैं, किसको दिए हैं, सोलोमन तो कंपनी का ऑनर है ना। अरे इस कंपनी के मेंबर कौन है, सोलोमन की फैमिली वाले, कौन कौन था, वो खुद, उसकी वाइफ, 4 छोरे और 1 छोरी, 7 जने वही थे। सारे शेयर्स भी 10,000 शेयर भी किसको दे रखे हमने, सोलोमन। 20,000 शेयर किसको दे रखे हैं, अबे तो ये तो ऑनर है ना। ऑनर को पेमेंट बाद में होता है, पहले पेमेंट किसको होता है, आउटसाइडर को। किसको होता है,
तो ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, कौन थे बेटा? जो इनका कहना यह था ये पूरा पैसा हमका दे दे ठाकुर। क्यों दे दे? क्योंकि हम क्या हैं? हम क्या हैं? और पहले पेमेंट किसको मिलता है? ये समझ में आया? सोलोमन का ये कहना था मैं सिक्योर्ड हूं। सोलोमन का क्या कहना था? और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में से पहले पेमेंट किसको देते हैं? किसको देते हैं? क्या दोनों ही सही कह रहे हैं? नहीं। वापस से अनसिक्योर्ड वालों का क्या कहना था? कि इनसाइडर और में से पहले पेमेंट किसको मिलता है? और सोलोमन तो क्या है? क्योंकि कंपनी उसी की है, सारे शेयर उसके पास, कंपनी चला भी उसी की फैमिली रही है, तो इनसाइडर हो गया यार। और इनसाइडर को पेमेंट पहले एक्सटर्नल पर्संस को किया जाता है। सोलोमन का कहना था मैं सिक्योर्ड हूं और सिक्योर्ड को पेमेंट पहले करते हैं। समझ में आया? देन डिस्प्यूट गया कोर्ट के पास। डिस्प्यूट किसके पास गया? अब मैं कोर्ट का डिसीजन बता रहा हूं। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ये तो झगड़ा था, इसका सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन में बता रहा हूं, है ना? कोर्ट का डिसीजन क्या आया था वो डिसीजन हम देख रहे हैं। अभी तक हमने फैक्ट्स पढ़े थे, फैक्ट समझ में आ गए? डिस्प्यूट समझ में आ गया? डिस्प्यूट कितने अमाउंट को लेकर है? 6050 को। हाँ, किन किन के बीच में? सिक्योर्ड और ये बोल रहा पैसा क्यों मिलना चाहिए? वेरी गुड। ये क्या बोल रहा पैसा? क्योंकि हम क्या हैं? कोर्ट का एक कहना था, वो जो मैंने कल आपको समझाया था वो सब कोर्ट का ही डिसीजन था। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब किसके डिसीजन से आई है? कोर्ट के। डेफिनेशन में तो दी नहीं है। तो बोलो जो हमने पढ़ा था वो किसका डिसीजन था बेटा? कोर्ट का। किसका डिसीजन था? तो कोर्ट ने ही बोला कि जब कंपनी का क्या हो जाता है? इनकॉर्पोरेशन। क्या हो जाता है? इनकॉर्पोरेशन मतलब? इनकॉर्पोरेशन मतलब देन कंपनी काय में आती है? काय में आती है? एंड कंपनी को क्या मिलती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अरे कल बोला था वही बोल रहा हूं मैं, नया कुछ नहीं बोलूंगा, है ना? वापस से जब कंपनी का क्या हो जाता है? इनकॉर्पोरेशन मतलब देन कंपनी का क्या आता है? कंपनी को क्या मिलती है? कंपनी को क्या मिलती है? इसका मतलब मेंबर्स एंड कंपनी दोनों क्या है? दोनों क्या है? जब दोनों क्या है तो दोनों को एक कैसे मान सकते हो? मेंबर को इनसाइडर कैसे मान सकते हो जब दोनों अलग अलग है? तो समझना कोर्ट का क्या कहना था? जब कंपनी का क्या होता है? बोलो ना। मतलब क्या होता है? तब कंपनी का क्या आता है? क्या आता है? एंड कंपनी को क्या मिलती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब जब दोनों क्या है तो मेंबर इनसाइडर है ही नहीं। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी मतलब मेंबर, मेंबर मतलब कंपनी, दोनों अलग अलग है ना? अब जब दोनों अलग अलग है तो इनसाइडर कहां से हो गया? फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में सीपी होती है क्या? सीपी मतलब क्या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है? किसके केस में? इसलिए फर्म मतलब क्या होता है और पार्टनर मतलब क्या होता है? इसलिए पार्टनर को इनसाइडर माना जाता है। इसलिए पार्टनर को क्या माना जाता है? इसलिए उनको बाद में पेमेंट करते हैं। और क्योंकि कंपनी और मेंबर्स दोनों क्या है, इसलिए सोलोमन इनसाइडर। अगर सोलोमन क्या नहीं है मतलब क्या है वो? क्या है वो? आउटसाइडर में पहले पेमेंट किसको करते हैं? सिक्योर्ड वालों को क्या अनसिक्योर्ड वालों को? तो कोर्ट ने यही बोला ये पूरा 6050 किसको मिलेगा? सोलोमन को मिलेगा। यही एडवांटेज है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का। यही एडवांटेज है कंपनी बनाकर बिजनेस करने का। यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती, यही अगर क्या होती बेटा? तो चलो ये तो इनका घर का ही पैसा था, बट ये 8000 देने थे कितने?
1950 कम पड़ रहे थे, हम उल्टा सोलोमन से मंगा लेते। यहां हमने उससे मंगाया नहीं, उल्टा दे दिया। यही हुआ ना बेटा? या हमने उससे एक्स्ट्रा कुछ मंगाया क्या? क्योंकि भाई की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। कैसी है? उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, जो केवल किसके केस में होता है? किसके केस में होता है? यही कंपनी चलाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो कोर्ट ने यही कहा कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, देन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो उसे क्या मिलती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जिसका मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब मेंबर और कंपनी दोनों क्या है? दोनों एक। जबकि फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं? इसलिए फर्म को क्या माना, पार्टनर को क्या माना जाता है? इनसाइडर। इसलिए पार्टनर का लोन जो होता है, पार्टनर का क्या होता है? जो उसका बाद में ही पेमेंट होता है। याद आया? पहले आउटसाइडर लायबिलिटी का, फिर पार्टनर के लोन का, फिर पार्टनर की कैपिटल का। नहीं, तो यहां जो मेंबर का लोन है, बोलो बच्चों, यहां जो वो इनसाइड लोन नहीं है, वो कैसा है? और आउटसाइडर में से पहले पेमेंट किसको करते हैं? तो पूरा पैसा किसको मिला? सोलन। समझ में आए? ये केस में कल सबसे पूछूंगा, जिसने आंसर नहीं दिया मैं 20-20 बार लिखवाऊंगा, इसलिए याद करके आना है ना। और नोट सबके पास आ चुके हैं, अब बहाना नहीं चलेगा कोई भी। चलें कल करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, वापस से बोलो, क्या हेडिंग है? लिमिटेड मतलब क्या होता है? अप टू सम एक्सटेंट, कुछ सीमा तक। मतलब इसके पास सीमा होती है? होती है ना। वापस से लिमिटेड, अपन पहले डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, फिर लीगल मीनिंग पे जाएंगे। हमेशा सारी चीजों का पहले कौन सा मीनिंग देखना चाहिए? डिक्शनरी मीनिंग, है ना। तो लिमिटेड, लिमिटेड मतलब क्या होता है? अप टू सम एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक। मतलब इसकी क्या होती है? हिंदी में बोलते ना सीमित। अरे हिंदी मीडियम वाले सीमित ही बोलते ना। सीमित मतलब क्या है? अप टू सम एक्सटेंट। लायबिलिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या? तो बोले कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बोलो बच्चों, कंपनी के जो उनकी लायबिलिटी बोले लिमिटेड होती है, इसका मतलब उनको उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। लिमिटेड होती इसका मतलब क्या नहीं होती उनकी? तो बोले जिसे हम मानते हैं, मान लो RIL है ना। कौन सी कंपनी है बेटा? इसके 3 मेंबर हैं, R है, I है और कौन है? L, है ना। कौन सी कंपनी बेटा? इसके कितने मेंबर हैं? कौन कौन? R ने कंपनी में 100 शेयर्स लिए हैं। कितने शेयर्स लिए हैं? एक शेयर कितने का? कितने का? तो R की लायबिलिटी कितने की है? R की लायबिलिटी क्या है? कितने रुपए तक? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितने अमाउंट तक? जितनी वैल्यू के उसने शेयर्स खरीदे। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बोले कितने अमाउंट तक? बोले जितनी वैल्यू के उसने क्या खरीदे हैं? शेयर। इसलिए बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। बोले लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्सन। जैसे आई है, आई ने 5000 शेयर लिए थे। कितने शेयर बेटा? एक। कितने का? तो इसकी लायबिलिटी कितनी है? तो आई की लायबिलिटी लिमिटेड है। कितने रुपए तक? बोले 50,000। कैसे आए? बोले जितने उसने क्या खरीदे? शेयर्स। बोलो बच्चों, जितने उसने क्या खरीदे? उस शेयर्स की जितनी, उस शेयर्स की जितनी कितनी वैल्यू है? बोले 50,000 रुपए तक देने की लायबिलिटी है उसकी। फिर जैसे एल है, एल ने मान लो कितने शेयर खरीदे? 800 शेयर खरीदे। कितने? एक। कितने का? तो इसकी लायबिलिटी कितनी हो गई? मतलब कंपनी का मेंबर अपनी कितनी लायबिलिटी रखनी है उसकी क्या बना लेते? लिमिट। मतलब हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस रिस्क की हम क्या बना सकते हैं? लिमिट।
मैं इस कंपनी में 1000 रुपए से ज्यादा की रिस्क लेना नहीं चाहता, मुझे 1000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कल से अगर मेरा पैसा डूबे तो मैं 1000 से ज्यादा नहीं डुबाना चाहता। तो मैंने कितने रुपए के शेयर खरीद लिए? 1000। आई चाहता था कि उसकी लायबिलिटी कितने से ज्यादा की नहीं हो, 50,000, तो उसने कितने के शेयर खरीद लिए? 50। तो उसकी लायबिलिटी की क्या बन गई बेटा? लिमिट। क्या बन गई? मतलब कभी भी आई कितने से ज्यादा नहीं देगा? 50,000। फिर कौन था बेटा? जल्दी बोलो यार। हाँ, एल ने कितने शेयर खरीदे? मतलब एल क्या चाहता था कि उसकी रिस्क कितनी तक रहे, इस कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहे, उसकी लायबिलिटी कितनी रहे। तो उसने अपनी लायबिलिटी की क्या बनाई? किस लिमिट तक? बोले जितने के उसने क्या खरीदे, बोलो जितने के उसने क्या खरीदे, उनकी जितनी वैल्यू है ना, उनकी जितनी क्या है, बस उतना पैसा देंगे हम, उससे ज्यादा। ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, चले। अब जब हम शेयर इशू करते हैं, बोलो बच्चों, जब हम, वापस से बोलो, क्या करते हैं जब हम शेयर इशू करते हैं ना, तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, पैसा हम इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मिस्ड कॉल, नहीं? तो ऐसे अलग अलग कॉल होती ना कि नहीं होती है? चले, अब मान लो कि इन्होंने भी शेयर खरीदे और कंपनी कॉल में पैसा मंगा रही है। बोले एप्लीकेशन पर हमने मंगाया 6 रुपए पर शेयर। एप्लीकेशन पर हमने कितना मंगाया? ये मैं अकाउंट का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बट उसमें अपना पॉइंट प्रूव करते हो, है ना? तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे कितना मंगाया? आर के पास कितने शेयर, तो ये कितना देगा? 100 इंटू 6, कितना? आर की टोटल लायबिलिटी कितनी थी? कितनी थी? 1000 में से कितने दे दिए? अब उसकी लायबिलिटी, आई के पास कितने शेयर, कंपनी कितने मंगा रही है? एप्लीकेशन समझते हो ना बेटा? कंपनी कितने मंगा रही है? तो ये 5000 इंटू कितने देगा? 6, मतलब कितने दिए? इसकी टोटल लायबिलिटी कितनी थी, उसमें से कितना दे दिया? स्टिल ही इज लायबल कितने अमाउंट के लिए? 20,000। फिर एल के पास एक, अब कितने रुपए की कॉल पे की उनने, मतलब कितना? 4800 दे दिया। टोटल लायबिलिटी कितनी थी, उसमें से कितना दे दिया? अब कितनी बची? तो हम ये बोल रहे हैं कि पूरी लायबिलिटी 1000 है, टोटल लायबिलिटी कितनी है? 1000 से ज्यादा। अब अगर आप पूरा एक बार में मंगा लेते हो तो हम पूरा एक बार में दे देंगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो हम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। अभी इन सबकी लायबिलिटी बची है क्या? हाँ। क्यों बची है? क्योंकि इनका शेयर्स पार्टली पेड अप है। 2 टर्म होती है ना, पढ़ी हो तो अपने याद होगी, पार्टली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। क्या होता है? आधा नहीं बोलो, पूरा पैसा भी नहीं दिया, हो सकता है इन्हें 9 रुपए पर शेयर दिया हो, 10 में से कितना दे दिया हो? 9 रुपए, तो भी पार्टली पेड अप कहलाएगा। पार्टली पेड अप मतलब आपने पूरा पैसा नहीं दिया है। कितना दिया है? आधा दिया है, अधूरा दिया है, जैसा भी दिया, बट पूरा नहीं दिया है। हो सकता है 10 में से आपने 9 रुपए दे दिए हो, बट फिर भी आपका शेयर पार्टली पेड अप कहलाएगा, क्योंकि 10 का शेयर था, आपको कितने रुपए देने हैं? 10 रुपए। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन पे कितने मंगाए? चलो, फिर हमने क्या किया? अलॉटमेंट पर 4 रुपए पर शेयर भी मंगा लिए। हमने अलॉटमेंट पर कितने मंगा लिए? अब आर के पास कितने शेयर? 4 रुपए पर शेयर देगा, मतलब कितने दे देगा? कितने दे देगा? अब उसकी लायबिलिटी क्या हो गई? नील। फिर इसके पास कितने शेयर थे? 4 रुपए पर शेयर मंगाए, तो 5000 इंटू 4 कितने आ गए? ये 20,000 दे देगा। इसकी लायबिलिटी भी क्या हो गई? नील। इसके पास कितने शेयर थे? 4 रुपए पर शेयर दे देगा, तो कितने हो गए? 3200। इसकी लायबिलिटी भी क्या हो गई? नील। अब इनका शेयर बेटा फुल्ली पेड अप हो गया है। इनका शेयर क्या हो गया है? फुल्ली पेड अप, मतलब हमने पूरा पैसा दे दिया है। फुल्ली पेड अप मतलब क्या? अब हमारी लायबिलिटी है ही नहीं, अब हमारी, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कैसी थी? लिमिटेड। कैसी थी? लिमिटेड, मतलब जितनी कीमत के हमने, वेरी गुड, जितनी कीमत के हमने, बस उतना ही अमाउंट देने के लिए हमारी क्या है? उससे ज्यादा के लिए, वापस से बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितनी कीमत के हमने, हम केवल उससे ज्यादा के लिए नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे।
जब तक हमारा शेयर पार्टली पेड अप है तब तक हम रिमेनिंग अमाउंट पे करने के लिए लायबल हैं। बट जैसे ही हमारा शेयर क्या बना, अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, भले ही इस कंपनी का क्या हो जाए, वाइंडिंग अप। बोलो बच्चों, क्या हो जाए, वाइंडिंग अप। हमने पढ़ा था, हम असेट्स को क्या कर देते हैं, सेल। मान लो असेट सेल करके मिला 30 लाख, कितना मिला, और लायबिलिटी आई 50 लाख की, कितनी की आई, कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, तो क्या मेंबर देंगे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब जितनी कीमत की उन्होंने उतना ही पैसा देंगे वो। क्या वो पहले से ही पूरा पैसा दे चुके हैं, अब उनकी कोई लायबिलिटी। मान लो उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया होता, अभी केवल 6 रुपए की ही कॉल हुई थी, 4 रुपए की कॉल हमने नहीं की थी, और कंपनी का क्या हो जाता, वाइंडिंग अप। मान लो अभी हमारी कॉल कितने की थी, 6 रुपीज की ही थी, 4 रुपए वाली कॉल अभी हमने की ही नहीं है, और कंपनी का क्या हो गया, तो क्या ये पैसा देंगे, हाँ, क्योंकि इनका शेयर कैसा है, पार्टली पेड अप। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी 10 रुपए पर शेयर देने की, बोलो ना, क्या 10 रुपए पर शेयर की लायबिलिटी थी ना, इन्होंने कितना दिया अभी तक, केवल, क्या शेयर पार्टली पेड अप है, और अगर शेयर कैसा है, बाकी पैसा देने के लिए ये लायबल है। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करेंगे, मांगेंगे आपसे कि आप पैसा दो, आपको देना पड़ेगा, चाहे कंपनी गोइंग कंसर्न हो या कंपनी का क्या हो रहा हो, वाइंडिंग अप। गोइंग कंसर्न समझते हो, गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी अभी चल रही है, बंद नहीं हुई है। वाइंडिंग अप मतलब आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा, बट इससे ज्यादा देने के लिए आप कभी भी लायबल नहीं हो, चाहे गोइंग कंसर्न हो, चाहे क्या है, वाइंडिंग अप। इसको हम पार्टनरशिप से कंपेयर करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हमने बोला मान लो यही 3 जने हैं, कौन कौन, इन्होंने क्या बनाई, एक पार्टनरशिप फर्म। बोलो बच्चों, क्या बनाई इन्होंने, एक पार्टनरशिप फर्म बनाकर ये कैपिटल लगाएंगे, उसे पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। जब ये शेयर खरीदते हैं तो उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं ना, बात तो वही है ना, दोनों ही कैपिटल है ना। चलो मान लो आर ने 1 लाख रुपए लगाए, आई ने 5 लाख रुपए लगाए, इसने 10 लाख रुपए लगाए, इस तरह से हमने कितने 16 लाख रुपए से क्या स्टार्ट कर दी, पार्टनरशिप फर्म। बोलो क्या स्टार्ट कर दी, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, वेरी गुड, कैसी होती है, लिमिटेड मतलब अप टू सम एक्सटेंड, अनलिमिटेड मतलब क्या, कोई सीमा ही नहीं है, भाई को क्या नहीं मिली है, इसके पास कोई लिमिट, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब पर्सनल लायबिलिटी है, अनलिमिटेड मतलब, बोले क्या मतलब हुआ, मान लो ये फर्म बंद हुई असेट्स बेचकर, मान लो यही हम बोलते हैं असेट्स बेचकर मिले 30 लाख, और लायबिलिटी कितने की थी, मान लो लायबिलिटी थी 50 लाख की, कितने की थी, कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है, क्या है ये, इनकी लायबिलिटी कैसी है, अबे कैसी है, जितना कम पड़ रहा है, कब, जब फर्म का क्या हुआ था, वाइंडिंग अप। जब फर्म का क्या हुआ था, जितना कम पूरा देना पड़ेगा, किनको, पार्टनर्स। क्यों, क्योंकि इनकी लायबिलिटी की लिमिट ही नहीं है। आर ये नहीं बोल सकता है कि मैंने 1 लाख रुपए पहले ही दे दिया, मैं और नहीं दूंगा। आई ये नहीं बोल सकता मैंने 5 लाख दे दिए, मैं और नहीं दूंगा। एल ये नहीं बोल सकता मैंने 10 लाख दे दिए और नहीं दूंगा। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि इनकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। भले ये कितना ही रुपया कैपिटल के रूप में लगा दें, तो भी वो ये नहीं बोल सकते कि मेरी रिस्क, मेरी लायबिलिटी केवल इतने रुपए की है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी क्या होती है। यही आर, आई और एल अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, वो ठप्पे के साथ बोल सकते हैं, भाई मेरी लायबिलिटी कितनी है, कितने रुपए की है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। आई बोल सकता मेरी कितने की है, किसी हालत में नहीं दूंगा, भले कंपनी का क्या हो जाए, भले पैसा कम पड़ रहा हो, नहीं दूंगा। यही तो हमने सोलोमन के केस में भी देखा था। सोलोमन का शेयर फुल्ली पेड अप था एंड असेट्स बेचकर कितने मिले थे, 6000, जबकि लायबिलिटी कितनी थी, 18000। वो अगर क्या होती, पार्टनरशिप क्या होती, तो भाई से 12000 मंगा लेते, और लेकिन वो क्या थी, तो उसकी लायबिलिटी कैसी थी। और अगर उसकी लायबिलिटी कैसी थी, एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी देगा वो, बिल्कुल भी नहीं देगा।
नहीं दिया, उल्टा उसे देकर विदा किया हमने भारी आंखों से, कि नहीं किया? वही किया। यही होता है लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने पूरा क्लियर कर दिया मेरी तरफ से, नहीं समझ में आया हो पूछ लो, अदरवाइज रिवाइज करें, आगे बढ़े, है ना? क्या बोला हमने? किसके केस में बेटा? कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड मतलब वेरी गुड। और वो एक्सटेंड कहां तक होता है? जितनी वैल्यू के, हाँ बोलो, जितनी उतना ही अमाउंट देगा, उससे ज्यादा भले ही कंपनी का क्या हो जाए, भले ही असेट्स कम है और लायबिलिटीज हमें पैसों की ओर, फिर भी मेंबर अगर उसका शेयर कैसा है? वेरी गुड, फुल्ली पेड अप। कैसा है शेयर? बट जब तक उसका शेयर कैसा है? पार्टली पेड अप। कैसा है? कंपनी बचा हुआ पैसा कभी भी मांग सकती है, चाहे गोइंग कंसर्न हो चाहे वाइंडिंग अप हो, लेकिन एक बार अगर उसका शेयर कैसा हो गया बेटा, किसी भाव पैसा नहीं देगा वो। बट यही अगर क्या होती है बेटा, पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी वेरी गुड। अनलिमिटेड मतलब पर्सनल लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब पर्सनल लायबिलिटी मतलब कि जितना पैसा आपने फर्म में लगाया है, बोलो बच्चों, जितना पैसा आपने, आप ये बोल ही नहीं सकते कि हमारी लायबिलिटी इतने ही अमाउंट की है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है ही नहीं, वो तो कैसी है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब पर्सनल लायबिलिटी मतलब इस 20 लाख रुपए की रिकवरी के लिए आर, आई और एल की पर्सनल असेट्स बिकवाई जा सकती है। पर्सनल असेट्स मतलब वो असेट जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, इनका घर, इनके कपड़े, मकान सब बिक जाएगा। कुछ पर्सनल यूज के कपड़े और बर्तनों को छोड़कर एक एक चीज बिकवा दी जाएगी अगर ये 20 लाख का पेमेंट ये नहीं कर पाते हैं तो। इतनी खतरनाक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब पर्सनल लायबिलिटी। तो आप पर्सनली लायबल हो। पर्सनली मतलब अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस असेट्स, योर पर्सनल असेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ योर लायबिलिटीज। सब बिकवा दिया जाता है अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो तो। कुछ 2-4 जोड़ी कपड़े छोड़कर और कुछ खाना बनाने के बर्तन छोड़कर सब बिकवा दिया जाएगा, खत्म। ये समझ में आया? तो फायदा कहां में? कंपनी में कि फर्म में? क्यों? क्योंकि हमारी रिस्क क्या हो जाती है? लिमिट। क्योंकि बिजनेस है यार, हम तो अच्छे से चलाएंगे, हम तो फर्म बनाकर भी अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे, हम तो कंपनी बनाकर भी अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे, बट यार फ्यूचर किसने देखा यार, क्या होता नहीं मालूम है यार। हो सकता है डिसीजन गलत पड़ जाए, कल से नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा, तो यार अपना घर दुकान तो सुरक्षित रहेगी ना यार? नहीं। तो फर्म में तो सब कुछ दांव पर लगा है। आप ये बोल ही नहीं सकते कि मैंने जितना पैसा कैपिटल में दे दिया उसके बाद नहीं दूंगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट क्या? परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कंटिन्यूस परमानेंट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, वही सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बोले कौन सा वर्ड दिया बेटा? परपेचुअल मतलब होता है परमानेंट, स्थायी। परपेचुअल मतलब क्या होता है बेटा? परमानेंट, स्थायी, हमेशा के लिए। सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। सक्सेशन मतलब एग्जिस्ट करना, है ना? देखें क्या बोला है इस पॉइंट, इसमें और कुछ नहीं बोला है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ही बताऊंगा मैं वापस से, है ना? चले, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब क्या पढ़ा था हमने? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी और मेंबर्स दोनों क्या होते हैं? वापस से बोलो, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब, तो जैसे हमने बोला, हमने कंपनी बनाई थी, कौन सी? RIL। इसमें 3 मेंबर थे, कौन कौन? हाँ, कंपनी और RIL तीनों क्या, दोनों क्या है? अलग अलग। कंपनी अलग है और ये अलग है। परपेचुअल सक्सेशन में बोला है कि मेंबर्स के आने से जाने से मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या मतलब?
जैसे हमने बोला मेंबर थे, एक और मेंबर आ गया, कौन? मान लो शर्मा जी। शर्मा जी ने क्या खरीद लिए? शेयर्स। सुबह से शर्मा जी का नाम नहीं आया था, वो आ गया, है ना? तो पहले आरआईएल में कितने मेंबर थे? कौन कौन? अब कितने हो गए? नया मेंबर आया। अबे नया मेंबर आया तो भी कंपनी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर से क्या है? अलग। मान लो आर ने शेयर बेच दिए। किसने शेयर बेच दिए? क्या अब आर कंपनी का मेंबर रहा? क्या वो कंपनी छोड़कर चला गया? तो भी कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी खत्म नहीं होती है। कारण एक ही था, आर एक अलग व्यक्ति था और कंपनी एक अलग व्यक्ति थी। दोनों अलग अलग थे, दोनों का एग्जिस्टेंस सेम नहीं था। क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस सेम, तो ऐसी सिचुएशन में मेंबर को कुछ हो जाए, मान लो मेंबर की डेथ ही हो जाए, मेंबर इंसॉल्वेंट ही हो जाए, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर से क्या होता है? अलग। इसी को फर्म से अगर हम कंपेयर करें, मान लो एक फर्म है लोटस के नाम से। बोलो बच्चों, किस नाम से? जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है। बोलो बच्चों, कितने पार्टनर हैं? 3। कौन कौन? फर्म का नाम क्या है? फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं? फर्म मतलब कंपनी मतलब, हाँ, और पार्टनर मतलब दोनों सेम है। क्या दोनों का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है? इसलिए अगर कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। आपने अकाउंट्स में क्वेश्चन किए होंगे, क्या नया पार्टनर आया, फर्म डिसॉल्व हो गई, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, देन न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनती थी। क्यों? पुरानी फर्म खत्म हो गई। क्यों? समझे? 3 पार्टनर थे। कौन कौन थे? हाँ, कौन आया नया? बेटा पहले पार्टनरशिप कितनों में थी? हाँ, अब कितनों में हो जाएगी? तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म, जो किस किस में थी? 3 में थी, अब कितनों में हो जाएगी? मान लो पहले प्रॉफिट आता था 1.5 लाख। कितना आता था? तो तीनों बराबर बराबर बांटते थे। कितना आता था? 50-50 हजार। कितना आता था? अब चारों बराबर बराबर बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले 1/3 था, 1/4 हो गया। अरे पहले क्या था, अब क्या हो गया? तो हमने क्या बोला, अगर पार्टनरशिप फर्म होती है, बोलो बच्चों क्या होती है अगर, तो नया पार्टनर आया ना, तो फर्म का क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन। क्योंकि पार्टनरशिप होती ही क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर्स। अगर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद हो, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में यही था, क्या? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर्स। तो पहले वो रिलेशनशिप किसमें था? ए बी और, अब कौन आ गया? तो पुराना रिलेशनशिप खत्म, नया रिलेशनशिप चालू, जो कितनों के बीच में? पहले फर्म इन 3 के रिलेशनशिप के कारण थी, अब किसके कारण है? 4। मान लो ए चला गया। कौन चला गया? तो पहले फर्म में 4 पार्टनर थे। कौन? एबीसी और, पहले फर्म उन 4 से मिलकर बनी थी। अब क्योंकि ए चला गया, अगेन फर्म का क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं? सेम। नया पार्टनर आए तो फर्म बंद हो जाती है, नई फर्म बन जाती है। वो पुराना गया तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि फर्म का एग्जिस्टेंस अलग है ही नहीं। किससे अलग नहीं है? पार्टनर से। तो अगर पार्टनर को कुछ हुआ, बोलो बच्चों, अगर, ऑब्वियसली उसका इफेक्ट फर्म पर। अरे उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? तो हम वही तो बोल रहे हैं, नया पार्टनर आया तो फर्म डिसोल्यूशन, पुराना गया तो डिसोल्यूशन, डेथ हो गई तो डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंट हो गया तो डिसोल्यूशन, खत्म। लेकिन कंपनी और मेंबर दोनों क्या होते हैं? नहीं आई आवाज? कौन कौन? दोनों क्या होते हैं? क्योंकि कंपनी और मेंबर्स क्या हैं? इसलिए मेंबर्स के आने से, मरने से, इंसॉल्वेंट होने से किस पर कोई फर्क? मैं कहता हूं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इवन कंपनी के शेयर्स तो क्या होते हैं बेटा? ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी लिस्टेड कंपनी है,
लिस्टेड कंपनी समझते हो, जिसके शेयर्स कहां लिस्टेड हो, हम वहां आराम से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आज मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, मैं उसका मेंबर बन जाऊंगा। जिसने बेचा उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म। कंपनी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। पॉइंट समझ में आया। इस रिलेशनशिप में इवन ये कहा गया है कि एक हाइड्रोजन बम भी कंपनी के एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकता है। एक्चुअल केस हुआ था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था, कंपनी के सारे मेंबर एक कमरे में थे। कंपनी के कहां थे, एक, और कुछ चाबी भी नहीं खोई थी। क्या हुआ था, मीटिंग चल रही थी। क्या चल रही थी, हाइड्रोजन बम आके गिरा, सारे मेंबर मर गए। तो भी कंपनी नहीं मरी। क्यों नहीं मरी, क्योंकि कंपनी अलग है और अब सारे मेंबर मर गए तो कंपनी को चलाएगा कौन। अगर एक पर्सन मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का होता क्या है। अरे अगर ए मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी होगी, फैमिली की ना, उसकी लीगल हायर की ना, कि नहीं। अब ए ने अगर कंपनी में क्या कर रखा था, इन्वेस्टमेंट, तो उसके एसेट थी ना, वो शेयर उसके थे ना। अब अगर ए, तो उसकी जगह मेंबर कौन बन जाएगा, उसका लीगल हायर, उसका फैमिली वाला। तो अगर वो गया तो उसकी फैमिली आ जाएगी, वो चलाएगी, बट कंपनी नहीं मरती है जब तक कि लीगली कंपनी को खत्म ना किया जाए। एंड लीगली कंपनी को खत्म करने का काम केवल कोर्ट का होता है। आरओसी का काम बर्थ देने का होता है, वो केवल इनकॉर्पोरेशन कर सकता है। कंपनी को बंद करना है, उसके लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है। लीगली कंपनी का क्या करवाना पड़ता है, वाइंडिंग अप। तो समझ में आ रहा है ना, लॉजिकली सोचना है। बोले सारे मेंबर मर गए तो कौन चलाएगा कंपनी को। अब एक पर्सन मर जाता तो उसकी एसेट्स किसके पास जाती है, तो हमने जो शेयर खरीद रखे वो भी हमारी एसेट है ना, हमारे लीगल हायर के पास जाएगी, वो चलाएगा यार, कंपनी मरेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सेपरेट प्रॉपर्टी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, सब चीजों का कनेक्शन एक ही पॉइंट से है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सबका कनेक्शन उसी से है। सब में मैं उसी को बेस बनाकर अलग अलग चीजें बता रहा हूं आपको, बट सब में बेस एक ही है। क्या बेस है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब, हाँ, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, सेपरेट लीगल, इसलिए कंपनी की लायबिलिटी कंपनी पे करेगी, मेंबर पे। मेंबर ने तो जितने शेयर खरीदे थे उतना ही देगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इसलिए मेंबर मर भी जाए तो कंपनी पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इसलिए कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, उसके मेंबर्स की। यही अगला हेडिंग है आपका, सेपरेट प्रॉपर्टी। जैसे हमारी कंपनी कौन सी है, बोलो दुष्टों, कौन सी कंपनी हमारी, आरआईएल है ना। अब क्या है, कंपनी के अंदर मान लो हमें कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है। क्या खरीदनी है कोई, तो पैसा किसका रहेगा, कंपनी का। असेट्स आएगी भी किसके नाम से, किसके नाम से। मान लो आरआईएल के अंदर शर्मा जी हैं, जिनके पास मेजोरिटी के क्या हैं, शेयर्स। शर्मा जी अपने खुद के पैसे से, कंपनी के पैसे से नहीं, शर्मा जी अगर अपने खुद के पैसे से क्या खरीदते हैं, कोई असेट, क्या खरीदते हैं, कोई अपने नाम से खरीदेंगे, कंपनी के नाम से। तो हम वही तो बोल रहे हैं, क्योंकि कंपनी और मेंबर दोनों का एग्जिस्टेंस क्या है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है। कंपनी की प्रॉपर्टी किसके नाम से होती है, एंड वो केवल कंपनी की लायबिलिटी के पेमेंट के लिए ही सेल करवाई जा सकती है। मेंबर किसकी होती है, तो वो केवल मेंबर की पर्सनल लायबिलिटी के पेमेंट के लिए ही सेल करवाई जा सकती है। और मेंबर की कंपनी के लिए तो पर्सनल लायबिलिटी वैसे भी नहीं होती है। ये समझ में आया अपने को। तो जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, उसके जितने पेट्रोल पंप हैं वो सब किसके नाम से हैं, रिलायंस के ही नाम से हैं। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या मुकेश अंबानी के नाम से। कारण बेटा एक ही है, हर चीज में मैं एक ही कारण दूंगा आपको कंपनी के केस में, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब, और क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस क्या है,
इसलिए प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, अलग अलग। समझ में आया? कोई भी मेंबर, भले ही उसके पास मेजोरिटी के शेयर्स हों, भले ही उसके पास लगभग सारे शेयर्स हों, तो भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं कंपनी की प्रॉपर्टी का ऑनर हूं। जैसे सोलोमन का केस, क्या सारे शेयर सोलोमन के पास थे? क्या कंपनी, हाँ सारे शेयर उसी के पास थे ना। इवन कंपनी के अंदर उसके फैमिली मेंबर्स ही थे, तो भी सोलोमन ये नहीं कह सकता है कि कंपनी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अबे समझाया ना क्यों नहीं कह सकता है? क्यों? क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। समझ में आया? नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फटाफट से बोलो क्या दिया नेक्स्ट। अच्छा, इसको हम सेपरेट प्रॉपर्टी को फर्म से कंपेयर करें। सेपरेट प्रॉपर्टी को हम किससे कंपेयर करें? हर पॉइंट को बेटा फर्म से कंपेयर करना ही है, ताकि दोनों के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्म के केस में अगर आपको 11th 12th का याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर्स आर को ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? कौन सा, सन्नाटे वाला, कान वाला? जग सुना सुना लगे कि सुन 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 बरसात की धुन सुन, कि सुन साहिबा सुन, कि सुन रहा है तू रो रिया हूं मैं, क्या था? कौन सा वाला सुना लग रहा? तो हमने पढ़ा है कि जो पार्टनर्स होते हैं क्या होते हैं? वो प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं। क्या होते हैं? फर्म मतलब क्या, पार्टनर मतलब क्या? इसलिए तो फर्म की प्रॉपर्टी मतलब पार्टनर की प्रॉपर्टी, और पार्टनर की प्रॉपर्टी मतलब, इसलिए तो फर्म अगर अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाती है तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स बिकवा देते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम। फर्म मतलब क्या है, इसलिए पार्टनर की प्रॉपर्टी किसकी हुई, और पार्टनर मतलब क्या, इसलिए फर्म की प्रॉपर्टी किसकी हुई, पार्टनर्स की। अगेन यही बोला, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो फर्म के केस नहीं होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है। क्योंकि दोनों क्या नहीं है? अबे कौन दोनों? दोनों अलग अलग हैं क्या? तो जब दोनों अलग अलग नहीं है तो दोनों की लायबिलिटी भी सेम है, दोनों की एसेट्स भी सेम है। बट कंपनी मेंबर्स दोनों क्या होते हैं? इसलिए कंपनी की एसेट्स कंपनी की है, कंपनी की लायबिलिटी भी कंपनी की है, मेंबर की नहीं है। इसलिए मेंबर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। समझ में आया? नेक्स्ट क्या? रो मत, ढंग से बोलो। तो मैंने बताया कंपनी, जैसे हमने पढ़ा था ना RIL, इनके पास शेयर्स थे। आर के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर। क्या आर उन शेयर्स को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। क्या उसे बाकी मेंबर से पूछना पड़ेगा? कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं मतलब अगर हमें उन शेयर्स को नहीं रखना है तो हम बहुत इजीली उन्हें मार्केट में क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। जैसे हम शेयर बेचेंगे हमें हमारा पैसा क्या मिल जाएगा? वापस। जिसका फायदा क्या होता है? बोले कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। क्या मेंटेन रहती है? लिक्विडिटी मतलब जब हमें पैसा चाहिए मिल जाएगा, शेयर्स को बेचो और पैसा ले लो, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आपको फर्म का याद हो तो फर्म के केस में कोई भी पार्टनर अपना शेयर, अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को नहीं दे सकता है जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं मिल जाए। याद आया? 11th 12th में पढ़ा था ऐसा। No partner of the firm can transfer his shares in the firm to any other person unless consent of all the partners are obtained. तो जैसे 3 पार्टनर हैं, A, B और C, चाहता है कि मैं फर्म छोड़ दूं, मेरी जगह मेरा लड़का पार्टनर बन जाए, नहीं बन सकता जब तक कि कौन हानि करेंगे? A और B दोनों हाँ नहीं करेंगे तब तक नहीं बन सकता। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है यार। कैसा नहीं है? कंपनी के केस में जब हमारी इच्छा हो तब हम शेयर बेच सकते हैं। बेटा हमें किसी से नहीं पूछना है, ना डायरेक्टर से पूछना है, ना दूसरे शेयर होल्डर से पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। केवल पप्पा से पूछना है अपने कि बेच दें क्या शेयर। वो हाँ कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? शेयर। अबे बड़ों से तो पूछोगे ना, क्या अकेले जाके खुद ही शॉपिंग कर लोगे क्या? छोड़ो, तुमको ये समझ में आया? वापस से बोले क्या होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स?
कंपनी के शेयर्स, आवाज नहीं आ रही मुझे। कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? हाँ, हम उन्हें इजीली क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। क्या हमें किसी मेंबर से पूछना है? क्या हमें डायरेक्टर से पूछना है? हम फ्रीली कर सकते हैं। लेकिन किसके केस में? किसके केस में? अगर हम हमारा शेयर बेचना चाहते हैं, बोलो किसके केस में? अगर हम हमारा शेयर, तो जब तक सारे पार्टनर्स की, कितने सारे? सारे के सारे, कितने सारे पार्टनर्स की क्या नहीं मिल जाती है? नहीं कर सकते किसी हालत में। समझ में आया ये? चलें कल करते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया बेटा मैं? कॉमन सील। बोलो क्या दिया है? तो मैंने आपको बताया था कॉमन सील कंपनी की क्या होती है? ऑफिशियल सिग्नेचर। बोलो बच्चों क्या? कॉमन सील क्या होते हैं कंपनी के? जिस डॉक्यूमेंट पर क्या लगी होती है? वेरी गुड। किस डॉक्यूमेंट पर? हाँ, जिस डॉक्यूमेंट पर क्या? हाँ, तो हम मानते हैं कि उस डॉक्यूमेंट पर किसने साइन किया है? साक्षात कंपनी प्रकट हुई थी और क्या मार के गई थी? साइन मार के गई थी। ये मानते हैं हम कि नहीं मानते हैं? मान ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब कॉमन सील रखना जरूरी नहीं है। हम चाहे तो रख सकते हैं, हम चाहे तो कॉमन सील ना भी रखें। पहले कॉमन सील रखना जरूरी होता था। कितने पहले? बहुत पहले। नालायकों 2 साल पहले तक कॉमन सील रखना क्या था? जरूरी था। बट अब कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है। तो कॉमन सील हो भी सकती है, और है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो और अच्छी बात है, ठीक है। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि कॉमन सील रखना अब मैंडेटरी नहीं है। हम चाहे तो रखें, हम चाहे तो नहीं रखें, है ना। नेक्स्ट क्या? चले, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। वापस से बोलो, क्या हेडिंग बोला है? चलो, तो क्या मतलब हुआ इसका? हम कंपनी के अगेंस्ट क्या फाइल कर सकते हैं? कंपनी हमारे अगेंस्ट क्या फाइल कर सकती है? जैसे कंपनी ने शर्मा जी को 1 लाख का गुड्स क्रेडिट पर सेल किया था। बोलते जाओ बच्चों, किसने? कंपनी ने। किसको? कितने का गुड्स? काय पे सेल किया? क्रेडिट पर सेल किया था। तो क्या शर्मा जी हमारे डेटर हो गए? हाँ। शर्मा जी से हमें क्या चाहिए? पैसा, क्योंकि क्रेडिट पर मतलब पैसा बाद में देगा। अब बाद में अगर पैसा, तो हम उनके अगेंस्ट क्या फाइल करेंगे? ये केस कंपनी खुद अपने नाम से करेगी। कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मेंबर अपने नाम से केस नहीं कर सकता है। पैसा किसका है? डायरेक्टर का है कि मेंबर का है? कंपनी का है। किसका है बेटा? अरे किसका है? कंपनी और मेंबर्स तो अलग अलग है ना। तो हम ऐसा थोड़ी बोल सकते मेंबर का पैसा है। पैसा किसका है? और कंपनी का पैसा नहीं दिया ना, तो केस कौन फाइल करेगी? कौन फाइल करेगी? इसी तरह से मान लो कंपनी ने किसी से क्रेडिट पर गुड्स खरीदा है, कंपनी ने किसी से, और वो कंपनी का पैसा, तो कंपनी उसके अगेंस्ट केस फाइल करेगी। कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मेंबर अपने नाम से केस फाइल नहीं कर सकता है। क्यों? कारण उसका एक ही है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी और मेंबर्स दोनों क्या होते हैं? कितने अलग? बहुत, क्या पूरे अलग होते ना। और क्योंकि दोनों क्या है, तो हम एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट फर्म के केस में फर्म और पार्टनर क्या होते हैं? तो फर्म का जो क्रेडिटर है वो चाहे तो फर्म के अगेंस्ट केस कर दे, वो चाहे तो पार्टनर के अगेंस्ट केस कर दे। फर्म के जो डेटर हैं, डेटर के अगेंस्ट चाहे तो फर्म केस कर दे या कौन केस कर दे? पार्टनर। इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर भी केस फाइल कर सकते हैं। इवन हम पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। कारण बेटा एक ही है, फर्म मतलब नहीं है ये बात, और पार्टनर मतलब, तो चाहे फर्म केस करे चाहे कौन करे, बात एक ही है। चाहे हम फर्म के अगेंस्ट करें चाहे, बात क्यों है बात? क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं, सेम है, ठीक है। चले, फिर क्या दिया बेटा? चलो, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। किस किस के बीच में? अबे किस किस के बीच में? चले,
ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं, ये भी अगर आप याद कर लोगे तो हमने इनमें हर पॉइंट में पार्टनरशिप के साथ क्या किया है, डिफरेंस नहीं किया है क्या? सही बोलो, मजाक मत करो। तो हमने सब पॉइंट में डिफरेंस किया है ना, तो हम इनके साथ सारी चीजें डिफरेंस वाले पॉइंट में भी ले लेते हैं। पहला कौन सा पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स का? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। बोलो, तो हम क्या लिखेंगे? फर्म की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, कंपनी की। अब तुम्हारी ट्यूबलाइट निकलवा के बल्ब क्यों नहीं लगवाते हो? ट्यूबलाइट और बल्ब में समझ में आता है डिफरेंस? बल्ब विद इन अ सेकंड जल जाता है, और ट्यूबलाइट तुम्हारी तरह होती है कि बोल दिया उसके बाद जल रही है, पहले जलती है क्या? हाँ, तो क्या बोला, क्या लिखेंगे पहला डिफरेंस? बोलो, कंपनी की क्या होती है, जबकि फर्म की क्या नहीं होती है। फिर कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, किससे? कंपनी मेंबर्स दोनों क्या होते हैं, कितने अलग, जबकि किसके केस में? फर्म और पार्टनर क्या होते हैं, कितने सेम? बहुत, क्या पूरी सेम होते हैं, नालायक हो। दूसरा हमने लिमिटेड लाइबिलिटी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप बोलो क्या? हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल लाइबिलिटी मतलब कि अगर फर्म का बिजनेस क्या होता है, बंद होता है, सारी एसेट्स को हम लाइबिलिटीज का, बट अगर कम पड़ गया, अगर, तो हम किससे लेंगे? उनकी पर्सनल एसेट्स भी बिकवा देंगे। इसी को बोलते हैं पर्सनल या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की केस में ऐसा कैसा? हाँ, ऐसा मतलब कैसा? चलें फिर अगले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? बोलो बच्चों, किसका होता है, किसका नहीं होता है? हाँ, तो क्या लिखेंगे? मेंबर्स के आने से इंसॉल्वेंट हो जाए, मर जाए, कंपनी बंद, जबकि कौन हो जाती है? फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। वेरी गुड। फिर क्या था बेटा? नहीं आवाज। सेपरेट प्रॉपर्टी में क्या था कि कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी होती है, किसकी नहीं, जबकि फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर्स की ही होती है, उन्हीं के नाम से होती है इनफैक्ट, है ना। फिर क्या था बेटा? हाँ, कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल ऐसे होते हैं कि ऐसे होते हैं? पक्का क्या होते हैं? हमें किसी से पूछने की जरूरत। जबकि किसके केस में बेटा? फर्म के केस में अगर कोई भी पार्टनर अपने शेयर को क्या करना चाहता है, बेचना कि सेलना, तो क्या किसकी कंसेंट लगती है? जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट, आप नहीं बेच सकते, बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। फिर क्या? हाँ, तो कंपनी की क्या होती है? कंपलसरी है क्या? हो भी सकती है, और फर्म के केस में तो होती ही नहीं है, फर्म के केस में तो होती ही नहीं है। फिर क्या? हाँ, हम किसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं? नहीं आई आवाज। और कंपनी, लेकिन फर्म के केस में हम चाहें तो किसके अगेंस्ट कर दें? वो पार्टनर हमारे अगेंस्ट कर सकता है, कारण कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं है। मतलब क्या नहीं है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टिंग। अब आया? फिर क्या? बस चलो और डिफरेंस निकालते हैं। और क्या डिफरेंस होगा? कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, तुम नहीं सुधरोगे मतलब, है ना। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता नहीं होता है, जबकि फर्म का क्या नहीं होता है। ये भी डिफरेंस है ना कि भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी, जबकि फर्म का रजिस्ट्रेशन, कंपनी के केस में कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है। हाँ, किसका बेटा? किसके केस में? फर्म के केस में होता है क्या? नहीं होता है। कंपनी के केस में ऑडिट कंपलसरी होता है। कंपनी के केस में क्या कंपलसरी होता है? फर्म के केस में ऑडिट तभी होता है जब टर्नओवर, सेल्स एक प्रिस्क्राइब लिमिट से क्या हो जाता है ना। कंपनी के केस में हर कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ता है, चाहे उसका टर्नओवर या सेल्स
कितनी ही क्यों ना हो, बट फर्म के केस में 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होता है ना, तभी आपको क्या करवाना पड़ता है, ऑडिट। अदरवाइज ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती। लिखे होंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिर म्यूचुअल एजेंसी होती है किसके बीच में, वेरी गुड, किसके बीच में, हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है, प्रिंसिपल एज वेल एज, पढ़ा था ना बेटा, तो बोलो फर्म के केस में क्या होती है, कंपनी के केस में होती है क्या, नहीं होती है। कंपनी के केस में कंपनी का कोई भी मेंबर कंपनी का एजेंट नहीं होता है। बोलो बच्चों, किसके केस में, कंपनी के केस में कंपनी का एजेंट नहीं होता है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों में क्या नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी क्या नहीं है। जबकि फर्म के अंदर क्या होती है, तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है, और एक पार्टनर जो भी काम करता है, एक पार्टनर जो भी, उससे सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोलो बच्चों, उससे सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल। पॉइंट समझ में आए। कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, प्राइवेट में 2, प्राइवेट में, पब्लिक में, वेरी गुड। कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने होते हैं, प्राइवेट में 200, प्राइवेट में, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती है। वापस से, प्राइवेट कंपनी है मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम, पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम। जबकि फर्म के केस में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम गवर्नमेंट इस लिमिट को 100 तक बढ़ा सकती है, ठीक है। प्राइवेट फर्म के केस में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, 2, जबकि मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। गवर्नमेंट चाहे तो उस लिमिट को कहां तक बढ़ा सकती है, 100 तक। बट एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिमिट कितनी रख रखी है, 50। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिमिट कितनी रख रखी है बेटा, 50। अबे समझ में आया कि नहीं आया। कंपनी और मेंबर एक ही होते हैं, अलग अलग, क्या बोला मैंने, बोलो, एक ही होते हैं, अलग अलग। क्या एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग, दोनों क्या हैं, नहीं आया समझ में। वापस से, कंपनी और मेंबर क्या है, 2 अलग अलग पर्सन है ना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम कितने जने चाहिए, 2 अलग अलग जने होना चाहिए ना। तो कंपनी और मेंबर एक ही होते हैं, अलग अलग, तो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट। फर्म और पार्टनर क्या होते हैं, एक पर्सन हुए 2, तो फर्म अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, फर्म अगर पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, समझ रहे हो आप क्या। तो फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं, सेम। इसलिए पार्टनर्स और फर्म आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब हम अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितने जने चाहिए, 2। और फर्म और पार्टनर 2 हैं कि 1 है, हाँ बोलो, वो 2 जिसमें 1 जान है कि 1 जान 2 जिसमें, अपने हिसाब से लगा लेना। अबे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं बेटा कंपनी और पार्टनरशिप। और पढ़ना, कुछ पॉइंट छूटा होगा तो कल मेरे से पूछ लेना, है ना। नेक्स्ट क्या, नहीं बात, कॉर्पोरेट वेल। इस कंसेप्ट को समझ लें अच्छे से। बोलो बच्चों, क्या दिया है, कॉर्पोरेट वेल मतलब होता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, उसी का दूसरा नाम है। मतलब आधा टेंशन खत्म कि वही चीज है, नया नहीं है कुछ भी। ऐसा सोचते हो तुम, सोचवाता तुमसे ऐसा, छोड़ो, दिमाग ही नहीं चलता तुम्हारा। हाँ तो बोलो कौन सा वर्ड है बेटा, बोलो ना। इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है। अबे कितनी बार बताऊं,
मैं पूछ कितनी ही बार सकता हूं, उतनी बार तुमको बताना पड़ेगा, बट मैंने तो बहुत बार बता दिया ना। बोलो ना। इसलिए रिवाइज करते रहो, अटेंटिव रहो, अच्छा लगेगा, मेरे को तो लगेगा कम से कम, है ना। हाँ, तो क्या बोला बेटा हमने, कौन सा वर्ड है इसका मतलब? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब मेंबर ऑफ कंपनी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? कैसे नहीं होते हैं? इसलिए कंपनी जो भी काम करती है उससे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कंपनी खुद। बोलो। एंड कौन काम करता है? जो मेंबर जो भी काम करते हैं उससे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेंबर खुद होते हैं। कौन नहीं होती है? कौन नहीं होते हैं? क्योंकि दोनों एक ही अलग अलग है। मजाक मत करो, सही बोलो, वापस से बोलो। कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं अपन? कॉर्पोरेट विल मतलब क्या? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब क्या? हाँ, उसका मतलब क्या? और अगर दोनों क्या होते हैं तो एक दूसरे के लिए लायबल कंपनी जो भी, उससे कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है। कौन नहीं? अबे मेंबर की पर्सनल लाइबिलिटी होती है क्या? मेंबर जो भी काम करेगा उससे कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं? अबे क्यों? अलग अलग है ना। क्या फर्म के केस में कॉर्पोरेट वेल होती है? क्या नहीं होती है? मतलब क्या नहीं होती? कॉर्पोरेट मतलब क्या नहीं होता है? और अगर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो जो काम कौन करती है? फर्म, उससे लायबल पार्टनर होता है। और जो काम कौन करता है उससे लायबल। ये समझ में आया अपने को? चलो, यहां तक का वापस रिवाइज करने का पर्पस केवल ये है ताकि आगे की चीज समझ में आ जाए, अदरवाइज आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। बेस तो हमारा वही है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ठीक है, चले। अब क्या बोला कि बेटा कंपनी कैसी पर्सन है? बोलो ना। कैसी पर्सन है कंपनी? पक्का? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। पक्का? किसका? क्या नहीं है? कंपनी काहे के लिए बनाई है? काहे के लिए बनाई है? कौन सा बिजनेस? लीगल की इलीगल? मजाक मत करो, सही बोलो। तो कंपनी काहे के लिए बनाई है? कौन सा बिजनेस करने के लिए? बिजनेस कौन करती है? बट कंपनी कैसी पर्सन है? उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसलिए वो खुद कोई काम कर पाएगी क्या? उसके बिहाफ पर काम कौन करते हैं? शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप लिंक समझ रहे हो? जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम सुना? अभी मैंने बोला सुना ही होगा। क्या सुना? कभी देखा कैसी दिखती है? कौन? रिलायंस दिखती है क्या कि नहीं दिखती है? क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अरे क्यों नहीं दिखती है? ऐश्वर्या राय तुमको दिखती है क्या? कहां दिखती? सपने में है। अच्छा, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट किसका नहीं है? अबे बोलो, क्या नहीं है? इसलिए कंपनी खुद कोई भी काम नहीं कर सकती है। ये लॉजिकल है, सेंसिबल है। रिलायंस कंपनी है, भले ही वो कंपनी है, भले ही वो पर्सन है, भले ही वो लीगली एग्जिस्ट करती है, बट बेटा खुद तो वो कोई काम कर ही नहीं सकती है। उसके बिहाफ पर काम कौन करता है? दो अथॉरिटीज होती हैं। कितनी अथॉरिटीज होती हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कौन कौन होता है? बोलो। ये दो जने काम करते हैं किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ। ये चीज आई समझ में? तो इस रिलायंस कंपनी उसके बिहाफ पे सारा काम मुकेश अंबानी करता है। मुकेश अंबानी का नाम सुना? कौन है? अपने धीरू भाई का छोरा कि नहीं? तो सारे काम वही करता है, वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है ना। तुमने मुकेश अंबानी का नाम नहीं सुना? हाँ, तो मुझे नहीं बताओगे? ऐसा करोगे मेरे साथ? अब काम कौन कर रहा है? अरे बोलो। या कौन कर रहे हैं? काम कौन कर रहा है? या कौन कर रहे हैं? किसके बिहाफ पर? किसके बिहाफ पर? तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्योंकि वो किसका काम माना जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन नहीं होंगे?
कौन नहीं होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भले ही काम उन्होंने ही किया है, आप समझो इस चीज को। कंपनी किसी पर्सन है? वेरी गुड, कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। हमें भी मालूम है कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या आपका और हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है? क्या हम अपना काम खुद कर सकते हैं? तो भी हम करते हैं क्या? आलसी हैं एक नंबर के कि नहीं है? बट कंपनी का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो चाहे भी कि खुद काम कर ले, वो नहीं कर सकती यार। उसके बिहाफ पर जितना भी काम होता है, जितना भी बिजनेस किया जाता है, वो ये दो अथॉरिटी करती हैं। कौन कौन सी बेटा? शेयर होल्डर एंड बोर्ड। बोलो बच्चों, कौन कौन? तो बेटा काम कौन कर रहा है? यही आवाज। अरे कंपनी का शरीर है, हाथ कान नाक गला मुंह है, दिमाग है सोचने के लिए, तुम्हारे पास है, फिर भी तुम सोचते हो। क्या सोचते हो? अच्छा बेटा पढ़ाई का सोचा करो, बाकी ज्यादा मत सोचा करो, है ना। तो क्या बोला हमने कि हमारे पास तो पूरी बॉडी है, हम तो खुद काम कर सकते हैं, बट कंपनी के पास नहीं है ना यार। कंपनी के पास तो दिमाग भी नहीं है जिससे वो सोचे कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो कंपनी के बिहाफ पर सोचता भी कौन है? तो बोले शेयर होल्डर्स। और कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के हाथ कान नाक गला मुंह कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर। क्योंकि काम कौन करते हैं? यही सब। अरे प्रैक्टिकली यही होता ना। अरे बोलो, जैसे नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में आप पढ़ रहे हो ना, ये भी कंपनी है। बट आपको एकेडमी पढ़ाने आती है क्या? उसके बिहाफ पर हम पढ़ा रहे ना। हम कैसे पर्सन है? नेचुरल पर्सन। एकेडमी कैसी पर्सन है? तो बेटा काम तो नेचुरल पर्सन ही करेगा ना। बोलो ना, कि नहीं करेगा? बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की। फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की। क्यों है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि कंपनी के बिहाफ पर काम हो रहा है। किसके बिहाफ पर काम हो रहा है? कंपनी ने बोला था इसलिए हम कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? वेलकम शील्ड भी बोलते हैं। बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं? शील्ड। शील्ड समझते हो क्या? कवच, प्रोटेक्शन। वेलकम कर्टन भी बोलते हैं। कर्टन समझते हो क्या? पर्दा, आवरण। बोलो। तो हम सीधे सीधे से क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को जब क्या मिलती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। क्या मिलती है? तो एक तरह से हमें शील्ड या प्रोटेक्शन या क्या मिल जाता है? कर्टन मिल जाता है। एक पर्दा होता है, एक शील्ड होती है, जिसके पीछे होते कौन है? शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के नाम से काम कौन करते हैं? शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबको मालूम है कि शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही काम कर रहे हैं, बट दे आर बिहाइंड द कर्टन। आगे नाम किसका आ रहा है? आगे नाम किसका आ रहा है? वो सब कहां है? बिहाइंड द कर्टन। ठीक है, वो एक कंपनी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नाम की जो शील्ड है, कवच है, वो उसके पीछे खड़े हैं। सारी चीजें कौन फेस कर रहा है? शील्ड। शील्ड मतलब कौन? कंपनी। सारी चीजें कौन फेस कर रहा है? कर्टन। कर्टन मतलब कौन? तो ये कंपनी के नाम का सहारा लेकर काम करता कौन है? एक्चुअली शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट फिर भी हम यही बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की। किसकी नहीं है? शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं। अरे आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? क्या बोला? बोलो। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर है ना। अब उसने एक कंपनी बनाई, काई के लिए? क्रिकेट सिखाने के लिए। काई के लिए? अगर आप वहां क्रिकेट सीखने जाते हो तो आपको कंपनी क्रिकेट सिखाएगी क्या? कौन सिखाएगा? तो सचिन को देख के जा रहे हो ना। अरे बोलो, लॉजिक समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि भाई ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये थोड़ी खुद काम करेगा। इसके बिहाफ पर काम कौन करेगा? नेचुरल पर्सन। और सबको मालूम है कि कंपनी के नाम का सहारा लेकर काम कौन करता है? शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भले ही कॉर्पोरेट वेल के पीछे हैं, कर्टन या शील्ड के पीछे हैं, बट सबको मालूम है काम तो वही कर रहे हैं। एंड लॉ को भी मालूम है, लॉ भी यही बोलता है भले ही वो काम कर रहे हैं, बट जिम्मेदार कौन है? कंपनी, और कोई जिम्मेदार नहीं।
आपको समझ में आया? मुझे नहीं आया, बोल के बताओ। क्या बोला हमने? कंपनी किसी पर्सन है? आवाज नहीं आई। मतलब कंपनी का हाँ है कि नहीं? कंपनी काई के लिए बनाई है? काई के लिए बनाई है? बट कंपनी खुद बिजनेस कर पाएगी क्या? डिसीजन ले पाएगी? सोच पाएगी? काम कर पाएगी? काम कौन करेगा? बट ये क्या होते हैं बिहाइंड द कर्टन? उस कर्टन का नाम क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। उस कर्टन का नाम क्या है? उस शील्ड का नाम क्या है? तो सबको मालूम है कि बिहाइंड द कर्टन कौन है? बोलो यार, दुखी मत करो, कौन है? बट फिर भी उनकी लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी किसकी? किसकी? कंपनी की होती है। ये लीगल प्रोटेक्शन है, ये लीगल शील्ड है। शील्ड मतलब प्रोटेक्शन ही है ना। ये लीगल कर्टन है जो किसके द्वारा दिया गया है? लॉ के द्वारा। और हमेशा हमें क्या मिलता है? ये प्रोटेक्शन। बोलो बच्चों, हमेशा हमें क्या मिलता है? ये कब तक? जब तक हम लीगली काम करें। कब तक बेटा? अब मैं चेंज करूंगा सारी चीजें ना, ध्यान से सुनते जाना। कब तक? जब तक हम कब तक? तो काम किसने किया? या काम किसने किया? फिर भी लायबल कौन? कब तक? बट अगर हम इलीगल काम करते हैं, अगर हम फ्रॉड करते हैं, अगर हम चीटिंग करते हैं, अनलॉफुल काम करते हैं, कौन करता है? कंपनी कर सकती है। क्यों बेटा? कंपनी के पास फिजिकल सोच कौन रहा है? अच्छा सोचो ना, लीगल सोचो ना, सही सोचो ना, तो जिम्मेदार कौन है? कंपनी। लेकिन अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर्स कंपनी का नाम लेकर इलीगल काम करते हैं, अनलॉफुल काम करते हैं, चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो फिर हम कंपनी के नाम का सहारा नहीं लेने देंगे, हम आपको कंपनी का प्रोटेक्शन नहीं लेने देंगे। तो बोले क्या करेंगे? तो बोले हेडिंग दिया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। मिला है वर्ड? हाँ, क्या वर्ड दिया है? लिफ्ट करना मतलब उठा देना। बोलो बच्चों, लिफ्ट करना मतलब। तो कॉर्पोरेट वेल्थ मतलब क्या बताया मैंने? कर्टन। हाँ, तो हम क्या करेंगे? कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे। उठा देंगे मतलब वो कर्टन हटा देंगे जो कंपनी और किसके बीच में था? किसके बीच में था? तो ये कर्टन अगर हमने हटाया तो हम देखेंगे कंपनी के बिहाफ पर वो गलत काम किसने किया? किसने किया? तो रिस्पॉन्सिबल किसको मानेंगे? शेयर होल्डर को। फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या का केस सुना तुम लोगों ने? वो पैसा लेकर भाग गया। क्या उसने पैसा लिया था? नहीं, उसकी कंपनी ने पैसा लिया था। उसने पर्सनली पैसा नहीं लिया था। पैसा किसने लिया था? बट यार गलत करा उसने। अब यार ऐसा होगा क्या? हम कंपनी बनाए, कंपनी के नाम से गलत काम करते रहे और हमें पकड़ना है तो हम क्या बोले? हम तो कंपनी के नाम से कर रहे थे, जाओ कंपनी को पकड़ो, उसको हथकड़ी लगाओ। क्या कंपनी को हथकड़ी लगेगी? क्यों? हाँ, तो हम इसलिए तो बोल रहे हैं, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आप कंपनी के नाम से काम करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। बट कैसा काम करो? अगर आपने कैसा काम किया है, आपकी लाइबिलिटी है ही नहीं। लाइबिलिटी किसकी है? केवल। लेकिन अगर ये लीगल प्रोटेक्शन जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के नाम से आपको दिया है, इस लीगल प्रोटेक्शन को आप इलीगल काम के लिए यूज करते हो, काहे के लिए करते हो? तो हम आपको प्रोटेक्शन थोड़ी देंगे। गलत काम करने के लिए लीगल चीज का सहारा भी नहीं लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? तो हेडिंग दिया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। क्या हेडिंग दिया बेटा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ मतलब हम कॉर्पोरेट वेल्थ को हटा देंगे। क्या कर देंगे? एंड जो पर्सन कंपनी के नाम से गलत काम कर रहे हैं, जो पर्सन कंपनी के क्या कर रहे हैं, वो पर्सन फिर कंपनी की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, कंपनी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसने तो गलत सोचा ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो सोच ही नहीं सकती है। गलत सोच आपकी थी, आपको सही सोचना चाहिए था। आपने कंपनी के नाम से गलत काम किया, आप भुगतोगे, कंपनी नहीं। ये होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। या एक वर्ड और दिया होगा, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मिला? पियर्सिंग मतलब
छेद कर देना। अबे कान कान में छेद कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो छेद करते ना, तोड़ देते ना। तो वही शील्ड बोली ना मैंने, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब शील्ड भी बोली ना। उस शील्ड को हम तोड़ देंगे, भेद देंगे, छेद कर देंगे। काहे के लिए? ये देखने के लिए कि उस शील्ड के पीछे कौन है जो कंपनी के नाम से क्या कर रहा है? गलत काम। और जो कंपनी के नाम से क्या कर रहा है, उसके लिए कंपनी लायबल, वही पर्सन लायबल माना जाएगा जिसने वो गलत काम किया है। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। एंड ये पर्पस होता है जिसके के कारण हम कॉर्पोरेट वेल को हटा देते हैं या तोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि हु आर द पर्सन बिहाइंड द कर्टन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इलीगली। मतलब समझ में आ गया? तो बेस इसका वही था कॉर्पोरेट वेल मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। मुझे समझाना था लिफ्टिंग, बट उसके लिए बेस समझना वापस से जरूरी था। कर लेंगे इसको वापस से। क्या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का प्रोटेक्शन मिलता है? कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करता है? फिर भी लायबल कौन होता है? वेरी गुड, कौन होता है? बेटा कब तक? वेरी गुड, कब तक? अगर कैसा काम करते हैं? इलीगल या फ्रॉड या चीटिंग कर रहे हो, अनलॉफुल काम, गलत काम का कोई भी वर्ड आ जाए, अगर वो कर रहे हैं तो कंपनी कौन है? शेयर होल्डर या जिसने क्या किया है वो गलत काम। इसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हो जाएगा बच्चों? चलें कल करते हैं आगे।